बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था बांकेलाल, जो हमेशा गरीबों को ठगने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। मालिक इस साल बारिश ना होने की वजह से फसल ठीक से नहीं हुई है। तो उसमें मेरी क्या गलती है गजोधर? अब बारिश आने के लिए मैं तानसेन की तरह गाना गाने बैठ जाऊं क्या? जी नहीं मालिक, मैं तो कह रहा था कि यदि आप मुझे आपका कर्जा उतारने के लिए एक और साल की मोहलत दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। एक और साल की मोहलत? अरे गजोदर, मुझे नहीं लगता कि अगले बारिश तक तुम जिंदा भी रहोगे, और अगर रह भी गए तो क्या भरोसा कि बारिश होगी। वो तो आपने सही कहा मालिक, लेकिन अरे लेकिन को मारो गोली। अच्छा होगा कि तुम अभी ये खेत मेरे नाम कर दो। देखो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। खेत बेच दूंगा तो घर वाले खाएंगे क्या मालिक? अरे चिंता क्यों करते हो, मैं इसी खेत पर मजदूरी के लिए रख लूंगा तुम्हें। ऐसा लगेगा कि अपने ही खेत पर काम कर रहे हो और 4 पैसे भी मिल जाएंगे। क्या कहते हो? बांकेलाल की बात सुनकर गजोधर सोच में पड़ जाता है और मजबूरी में बांकेलाल को हाँ कह देता है। भगवान देख रहा है गजोधर, गलत बात तो मैंने आज तक कभी नहीं की। इसे कहते हैं फायदे का सौदा। मुफ्त में खेत भी मिल गया और कौड़ियों के मोल मजदूर भी। बांकेलाल को जहाँ पैसा दिखता था वो वहाँ समय गंवाए बिना पहुँच जाता था, और इसी तरह लोगों को ठग ठग कर उसने बहुत सा पैसा और सोना इकट्ठा कर लिया था। उसी गांव में सुशील विलायत से अपने बचपन के दोस्त रमन से मिलने के लिए आता है। रमन, मेरे दोस्त। अरे सुशील, कितने दिनों के बाद आया है तू मेरे दोस्त? पूरे 8 साल बाद लौटा हूँ विलायत से, और जैसे वापिस आया सोचा पहले अपने बचपन के दोस्त को मिलने के लिए आऊं। तुझे देखकर बहुत खुशी हुई मेरे भाई। मुझे भी। माफ करना सुशील, बहुत चाहता हूँ कि ठीक से तेरी मेहमान नवाजी करूं, लेकिन माँ बापू दोनों खेत पर मजदूरी करने के लिए गए हैं। मैं भी वहीं था, तेरे आने की खबर मिली तो घर चला आया। लेकिन अंकल और आंटी इस उम्र में खेत का काम क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो घर बैठकर आराम करना चाहिए। अब क्या बताऊं यार सुशील। रमन सुशील को बांकेलाल की पूरी कहानी सुनाता है। अच्छा, तो इस बांकेलाल की तानाशाही अब तक बंद नहीं हुई? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। दूसरे दिन सुशील बाजार में एक जौहरी के पास चला गया और उसने वहां से सोने के काफी टुकड़े खरीदे। उसके दूसरे दिन सुबह सुबह सुशील और रमन बांकेलाल के बंगले के बगल की नदी के पास सोने के टुकड़े और एक छलनी लेकर चले गए। रमन बांकेलाल के आने पर नजर रख रहा था और सुशील ने वो सोने के टुकड़े छलनी में निकाल लिए। सुशील ने नदी से बहुत सी रेत निकालकर उन सोने के टुकड़ों पर डाल दी और अब दोनों बांकेलाल के आने का इंतजार करने लगे। सुशील, तैयार हो जाओ, बांकेलाल आ रहा है। बस तैयार ही हूँ समझो। क्यों रमन, आज सुबह सुबह नदिया किनारे? रमन बांकेलाल को धीरे बोलने के लिए कहकर अपने दोस्त सुशील की तरफ इशारा करता है। बांकेलाल देखता है कि सुशील नदी के पानी से छलनी बाहर निकालता है और उसे हिला हिलाकर रेत पर छांटता है। धीरे धीरे उस रेत के नीचे रखे सोने के टुकड़े चमकने लगते हैं, जिन्हें देखकर बांकेलाल चौंक जाता है। कमाल हो गया सुशील, तूने तो बिल्कुल सही कहा था। अरे भाई, क्या कहा था? मुझे भी तो बताओ। बांकेलाल के ऐसे पूछते ही सुशील रमन को कुछ न बताने का इशारा करता है। अरे चिंता मत करो सुशील, ये बांकेलाल जी हैं, ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। बांकेलाल जी, बात ऐसी है कि मेरा दोस्त सुशील विलायत से आया है और विलायत में उसने सोने और हीरे जवाहरातों की खेती कैसे करते हैं इसका 5 साल तक अभ्यास किया है। और देखिए, उसने कुछ दिन पहले सिर्फ एक टुकड़े को बोया था
और आज उसकी 6 गुना फसल आई है। क्या सच में? हाँ, लेकिन सोने की खेती हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए पूरा अभ्यास और अनुभव की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए किस नदी के बगल की मिट्टी सही होगी, खाद कौन सी चाहिए, ये हर कोई नहीं बता सकता। सब सही होता है तभी 6 महीने बाद जमीन के अंदर उगने वाली इस फसल से 6 गुना फायदा होता है। और इसीलिए खुद सारंगपुर के राजा ने मुझे उनके पूरे सोने की खेती का काम दिया है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा बाकेलाल। इस मौके को हाथ से जाने ना दे। अरे देखो सुशील बेटा, तुम उस राजा की खेती करने से पहले अपने दोस्त की थोड़ी मदद कर दो। मतलब? देखो बेटा, तुम्हारे दोस्त का खेत मेरे पास है। अगर तुम मेरे लिए ये सोने की खेती करो तो मैं तुम्हारे दोस्त का खेत अभी के अभी आज़ाद कर दूंगा, और सोने की फसल आने के बाद उसमें से 10 गुना सोना भी तुम अपने लिए लेके जा सकते हो। सच में? भगवान देख रहा है बेटा, गलत बात तो मैंने आज तक कभी की ही नहीं। तो फिर ठीक है, लेकिन बाकेलाल जी, मैं ये पूरी खेती अकेले करना चाहता हूँ, ताकि ये खेती कैसे करते हैं ये बात राज ही रहे। जैसा तुम कहो बेटा। और एक बात बाकेलाल जी, मैं ये खेती आपके लिए सिर्फ एक ही बार करूंगा। जैसा तुम कहो बेटा। लालची बांकीलाल सुशील के चक्कर में आ गया। पहले तो उसने रमन को उसके खेत के कागज वापस दे दिए, फिर उसने अपना सारा सोना सुशील के हवाले कर दिया। सुशील ने नदी के बगल की जमीन जोतनी शुरू कर दी और उसके बीच उसने सोने के टुकड़े बिरोंकर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अब वो रोज सुबह जाकर उस पर खाद डालता था और रात को चुपचाप आकर एक एक जगह से सोने के टुकड़े निकालकर पोटली में भर लेता। सुबह वही टुकड़े रमन जरूरतमंद लोगों में बांट देता, जिससे बारिश न होने के बावजूद भी गांव के सारे लोग सुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ बांकीलाल दिन गिन रहा था। आखिरकार 6 महीने बीत गए। अरे वाह बांकीलाल जी, आप तो एकदम सही वक्त पर आ गए। लेकिन आप ऐसे ही क्यों आए हैं? अरे 4-5 ट्रक का इंतजाम कीजिए। अब इतना सारा सोना क्या आप हाथ में लेकर जाएंगे? सोना सोना बाबा, सोना सोना बाबा, सोना 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 सोना। इसके बाद सुशील जमीन में हाथ डालकर बाहर निकालता है, लेकिन वहाँ से मिट्टी और रेत के सिवा कुछ नहीं निकलता। सुशील दूसरी जगह कोशिश करता है और वहाँ भी वैसा ही होता है। बांकीलाल ये देखकर डर जाता है और वो भी जमीन के अंदर हाथ डालकर कुछ मिल रहा है क्या ये देखने लगता है। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। आखिरकार मुझे डर था वही हुआ बांकीलाल जी। वो क्या? इस बार बारिश न होने की वजह से हमारी पूरी फसल सूख गई। सुशील की ये बात सुनकर बांकीलाल सर पर हाथ मारकर बैठ जाता है। भगवान देख रहा है बांकीलाल जी, अगर मैंने कभी बात गलत बोली हो